सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस किस तरह से तय किया जाता है। इसी तरह से मेरे एक और सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि कोर्ट में मेंटेनेंस तय करते हुए क्या कोई फार्मूला प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि क्या कोई एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर या जिसको देखते हुए ये तय किया जाता है कि बेरोजगार को कितना मेंटेनेंस देना होगा और बिजनेसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब छोटे छोटे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो हो सकता है कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या वो इम्पॉर्टेंट चर्चा जो आपको जानना बहुत जरूरी है उससे आप महरूम रह जाएं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पति बेरोजगार है, वो कुछ भी नहीं कमाता है, तो क्या उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? इसका जवाब है कि उसको भी मेंटेनेंस देना होगा। अब अगर पत्नी नहीं कमाती है और पति भी बेरोजगार है तो भी उसको हो सकता है कि 2,500 से 3,000 रुपया मासिक देना पड़ सकता है। अगर उनके पास कोई बच्चा भी है तो उस बच्चे की एज और एजुकेशन को देखते हुए उस बेरोजगार पति को भी उस बच्चे के लिए 2-2,500 रुपया महीना देना पड़ सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर पत्नी जॉब करती है और पति बेरोजगार है तो हो सकता है कि पति मेंटेनेंस देने से बच जाए। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए पति जॉब करता है और पत्नी नहीं कमाती है, तो हो सकता है कि पति को अपनी सैलरी से 20 से 25% मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ जाए। अगर उनका बच्चा भी है तो बच्चे की एज और उसकी एजुकेशन को देखते हुए कम से कम 2-2,500 रुपया महीना देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है तो हो सकता है कि पति को मेंटेनेंस ना देना पड़े। लेकिन अगर पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है तो हो सकता है कि पत्नी को कम खर्चा कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के रूप में मिले। सबसे ज्यादा जो कोर्ट इन सब मामलों में तय करती है या विचार करती है वो होता है बैलेंस बनाना, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, पति का भी, पति के परिवार का भी, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। पति बेरोजगार है और पत्नी बहुत अच्छा कमा रही है। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पति भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है और इसका प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। एक और स्थिति पर विचार करते हैं कि पति और पत्नी दोनों ही बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लगभग बराबर बराबर कमा रहे हैं, और उन दोनों के पास एक बच्चा भी है, और दोनों एक ही स्थिति, मान लीजिए पति भी 50,000 कमा रहा है और पत्नी भी 50,000 कमा रही हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी एक जैसा है, लायबिलिटीज भी लगभग लगभग बराबर है, तो हो सकता है कि उस बच्चे के लिए 50-50% दोनों ही पति और पत्नी को देने का कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया जाए। ये सारी चीजों को तय करते हुए कोर्ट बहुत सारी चीजों को देखता है कि पति की सैलरी कितनी है, पति की लायबिलिटीज कितनी है, पति के लोन्स कितने हैं, पत्नी कमा रही है या नहीं कमा रही है, पत्नी शिक्षित है या अशिक्षित है,
पत्नी के पास कोई टेक्निकल डिग्रीज हैं या नहीं है, पत्नी शादी से पहले कमा रही थी या नहीं कमा रही थी, इत्यादि बहुत सारी चीजों पर गौर फरमाते हुए ही मेंटेनेंस को तय किया जाता है। ये सारी बातें तो की मैंने आपके साथ जब पति जॉब करता है या नहीं करता है। मान लीजिए कि आपके जो पति हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो भी इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए ही मेंटेनेंस तय किया जाता है। जब भी कोर्ट के अंदर आप केस दायर करती हैं तो केस दायर करते ही दोनों पार्टियों को अपना अपना इनकम सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करना होता है। इसमें आपको खर्च के अलावा लिविंग स्टैंडर्ड का भी एक एफिडेविट देना होता है। लिविंग स्टैंडर्ड में ये भी देखा जाता है कि आप दोनों क्या खर्च करते हैं। अगर किसी की शादी में जा रहे हैं तो आप कितना खर्च करते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या कोई और इवेंट हो रहा है या और कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पर आप कितना कितना खर्च करते हैं। अगर आप किसी हॉलिडे पर जा रहे हैं तो किस तरह के आप होटल में ठहरते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं, इन सभी चीजों को आपको विस्तार से बताना होता है। 3 साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी कोर्ट में जमा करनी होती हैं और अपने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का खुलासा भी आपको करना होता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही कोर्ट ये तय करता है कि पति के द्वारा पत्नी को कितना खर्चा दिलवाया जाना चाहिए। कोई भी पत्नी जब भी केस करती है तो जिस भी तारीख को वो उस एप्लीकेशन या मेन केस को वो फाइल करती है उस तारीख से ही उसको खर्चा मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे इसका ऑर्डर 2 साल के बाद आया हो तो पिछले 2 साल पहले अगर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी तो पिछले 2 साल से ही पत्नी को खर्चा मिलेगा। सभी फैमिली कोर्ट इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और अगर पत्नी को किसी और केस में मेंटेनेंस मिल रहा है तो उस मेंटेनेंस को भी पहले एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद ही कोर्ट के द्वारा खर्चा बांधा जाता है। यहाँ जो कोर्ट सबसे ज्यादा जिस पर विचार करती है वो ये देखती है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए और स्ट्रेटजी इस तरह की रहे कि दोनों पक्षों के बीच में प्रॉपर बैलेंस हो जाए। अगर पत्नी कोर्ट में खर्चे का केस दायर करती है तो पति को उसका सम्मन मिलते ही 4 हफ्ते के अंदर अंदर उसका जवाब देना होता है, अपना एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें वो अपने एसेट्स के साथ साथ जितनी उसकी देनदारी है उन सभी चीजों का भी वो पूरा खुलासा करेगा। कोर्ट के द्वारा पति को सिर्फ 2 बार ही मौका दिया जाएगा जवाब देने का और अगर वो 2 मौकों के बाद भी जवाब नहीं फाइल करता है तो कोर्ट उसके जवाब देने के या बचाव करने के मौके को खत्म भी कर सकती है। और अगर कोर्ट में केस चलते चलते दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटस में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस होते हैं तो फिर दोबारा से एफिडेविट कोर्ट के अंदर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर एफिडेविट देते समय अगर आपने बहुत ही समझदारी दिखाने की कोशिश की और कोई भी गलत जानकारी देने की कोशिश की तो हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाएं और आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी कोर्ट के द्वारा शुरू हो जाएगा। तो इन सभी छोटी छोटी सावधानियों का आपने प्रयोग करना है और एफिडेविट देते समय कोई भी चीज को आपने ना तो छुपाना है और ना झूठ बोलना है। आशा करती हूं कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा तय करते समय कोई भी स्ट्रेटेजिक फॉर्म नहीं होता बल्कि विद ड्यू डिलिजेंस ये देखा जाता है कि दोनों ही पक्षों के बीच में किस तरह से बैलेंस को मेंटेन किया जाए। आशा करती हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।